तो स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, दिस इज यूनिट नंबर 3। इसमें हम लोग जो है पूरा कंसेप्ट इसका समझेंगे कि पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं, प्राइवेट सेक्टर कौन से होते हैं, ठीक है, और इनको हम समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले ना इंडियन इकोनॉमी जो है, हमने पढ़ा है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है कि ये मिक्स्ड इकोनॉमी मानी जाती है। क्या मैं सही हूँ? क्या इंडियन इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं? यस सर। कौन बता रहा है रीजन इसका, क्यों कहते हैं? सर हाँ बताइए। सर क्योंकि यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी और गवर्नमेंट इकोनॉमी एक साथ मिलके काम करते हैं, इसलिए। मार्केट इकोनॉमी, इसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब बताना यही चाह रहे थे। तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि सर इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है और मिक्स है। अब कई देशों में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या होता था ना स्टूडेंट्स, के हमारे देश के अंदर सिर्फ पब्लिक सेक्टर हुआ करते थे, ठीक है, मतलब सरकार चलाती थी ना। लेकिन बाद में सरकार को रियलाइज हुआ कि वो अकेले बस की नहीं है, अकेले करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे दूसरे देशों से। तो उन्होंने क्या करा, हमारे कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है दिल्ली। मान लो आपको कहीं यहाँ से, और मान लो पालम जाना है, सपोज करो नजफगढ़ से किसी बच्चे को पालम जाना, ठीक है। तो एक तो आप सरकारी बस में भी जा सकते हो, और एक दूसरा ऑप्शन भी है क्या, प्राइवेट। प्राइवेट। पालम जाती है कोई प्राइवेट वाली बस? नो सर। जाती है बेटा, तभी तो बोल रहा हूँ, मैं खुद कई बार गया हुआ हूँ, ठीक है। ये ये जो प्राइवेट व्हीकल्स है ना, ये लोग लेके जाते तो हैं, देखते नहीं हो लिखा हुआ है पालम गांव, पालम गांव लिखा हुआ है, जाती है नजफगढ़, मैंने खुद देखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों होते हैं। आपको कहीं जाना है तो आप प्राइवेट बस में भी जा सकते हो, ठीक है, और गवर्नमेंट की बस में भी जा सकते हो। सपोज करो यहाँ से आपको यूपी जाना है, तो इसके लिए आप प्राइवेट बस भी चलती हैं आनंद विहार से, और गवर्नमेंट की भी, यूपी गवर्नमेंट की बसेस भी चलती हैं खूब लाइन से, ठीक है। तो आपको जिसमें मन करे जाना है जा सकते हो। तो ये इसका एक सबसे खास बात है, मतलब हर एक सेक्टर के अंदर आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर भी है, कुछ सेक्टरों को छोड़ के, वो हम आज डिस्कस करेंगे कैसे, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर कौन होता है? जो हम जैसे लोग चलाते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटर पार्ट प्राइवेट सेक्टर में आता है, पार्टनरशिप प्राइवेट सेक्टर में आती है। पार्टनरशिप के अंदर हमने क्या पढ़ा था, दो या दो से ज्यादा लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्राइवेट सेक्टर में आता है, इसका एक चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है, आप भी अपने नोटबुक में। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हमने पढ़ लिया, ये भी प्राइवेट सेक्टर में आती है, ठीक है। इसी तरह से कंपनियां, कंपनी देखो, एक पब्लिक लिमिटेड होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड होती है, तो ये भी हमारी प्राइवेट, मतलब ये भी हमारे प्राइवेट सेक्टर्स में आते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? यस सर। और ऐसे ही मल्टीनेशनल, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी का ही तो पार्ट है, तो वो पब्लिक में नहीं आएगा ना, गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है उसमें। ऐसा होता है ना कि देखो, ये गवर्नमेंट कंपनी जो होती है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट होती है, पूरी तरह से वो भी नहीं होती, उसमें 51% हिस्सा गवर्नमेंट का रहता है। लेकिन जो कंपनी होती है वो प्राइवेट कंपनियां भी तो हो सकती है ना। जैसे मान लो आपने एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर दी, ज्यादा लोगों की जरूरत थोड़ी ना है, 2 मेंबर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 200 रख सकती हैं, तो प्राइवेट कंपनी तो आप भी स्टार्ट कर सकती हो। क्या पता आप बीकॉम करने के बाद कोई प्राइवेट कंपनी खोल दो, स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे हमने फॉर्मेशन पढ़ा है वैसे वैसे डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे आप, हो सकता है कि नहीं? सर फिर तो ये डॉक्यूमेंट कितने महीनों में बन जाते हैं? टाइम लगता है बेटा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाने में आपको प्रोफेशनल्स रखने होंगे, इस काम में एक्सपर्ट होते हैं लोग, आपको थोड़ी ना करना है ये सब। आपको तो खाली अपने ऑब्जेक्टिव बता देना, भाई हमारी कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है, और जो आपके प्रोफेशनल्स हैं वो बनाते रहेंगे बैठ के, जैसे सीए हो गए, इनकी मदद लेनी पड़ेगी आप, इनके साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सब डिसाइड करते हैं कैसे बनाना है। सर सर पेपर बनने के बाद बिल्डिंग जो कंपनी की कंस्ट्रक्शन है वो शुरू होता है, या पेपर बनने से पहले भी कर सकते हैं शुरू? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने कोई कंपनी बनाने की सोच ली,
तो उससे पहले भी ना आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि जिस दिन आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी का, रजिस्ट्रेशन का, उसी दिन कंपनी का बर्थ माना जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है, आप कंपनी आपकी डिसाइड करेगी, उसमें आप रूल बनवा लो कि जो भी उससे पहले के आपने कॉन्ट्रैक्ट रखे हैं वो भी मानेगी कंपनी की नहीं मानेगी, ये उसकी मर्जी है, वो डॉक्यूमेंट्स में लिखवाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? मेरी आवाज आ रही है बेटा? सर हम्म। सर जो सीईओ रहता है कंपनी का, उसे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हटा सकते हैं ना, अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा हो तो? बिल्कुल हटा सकते हैं, उसको बोल सकते हैं भाई रिजाइन दे, तू सही से काम नहीं कर। सर फिर सर जो एलोन मस्क है वो सीईओ है स्पेसएक्स का, तो सर ऐसे तो उसकी हटा सकते हैं अगर वो मतलब अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा तो? बिल्कुल हटा सकते हैं, 100% हटा सकते हैं। सर लेकिन वो तो उसी की कंपनी है ना। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप भूल गए कि कंपनी किसी की नहीं होती। कंपनी और ओनर अलग अलग। वेरी गुड। देखो एक बच्चा, कंपनी और ओनर अलग अलग है, तो एलन मस्क को हटा सकते हैं अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके हटाना चाहें, ठीक है। अभी तो अपना वो एलन मस्क ने एक और काम किया पता है, अपना घर जो उसके काफी घर थे, सारे घर बेच दिए उसने, ठीक है, और अपना जो मेन वाला घर है ना उसको रेंट पे चढ़ा दिया, और कह रहा है कि यार इसकी जरूरत ही क्या है, मेरा घर तो कंपनी ही है, एक दिन 2 दिन चला जाता हूँ मैं स्पेसएक्स वाली कंपनी में, 1-2 दिन मैं रहता हूँ टेस्ला वाले में, तो ऐसे करके तो मेरे सारे दिन खाली तो हुई नहीं मैं। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ऐसा कर दिया है कि घर नहीं रहेगा तो काम और मन से लगा के करूंगा। यस सर। और सर जब उसने अपने घर भी बेच दिए थे, और वो उसका ये कहना था कि जैसे कोरोना जैसी बीमारी में अगर अब मेरा घर रहेगा तो हम घर में ही बंद हो जाएंगे, इसलिए अगर मेरा घर ही नहीं होगा तो मैं वो घूम सकता हूँ होटल्स में। हाँ बहुत बढ़िया, गुड। तो सही आइडिया है कि नहीं है? सर बहुत अच्छा यस सर। आइडिया है। लेकिन इसे काफी क्रिटिसाइज किया गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसने कोरोना को मतलब हल्के में लिया, इसका ये मानना था अरे कुछ नहीं, काम करते रहो, ठीक है। तो लोग बहुत नाराज भी हुए, और पढ़े लिखे लोगों ने इसको काफी बुराई भी की कि ऐसे सोच नहीं रखनी चाहिए, और कुछ लोग इससे एग्री भी करते हैं। इसने पहले ही बोल दिया था ये तो ऐसे ही होगा, अपने आप जिनके पास इम्यूनिटी है अपने आप संभाल लेंगे, और ये काम करता रहा था। इसने शुरू में तो मास्क भी नहीं लगाए थे, मास्क लगाने से मना कर दिया था, इसने बोला मैं मास्क लगाऊंगा ही नहीं, और ऐसा ही किया इसने, ठीक है। तो आगे बढ़े। कुल मिला के हमने एक चीज तो पढ़ ली कि इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। प्राइवेट सेक्टर का मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी को छोड़ के। सोल प्रोप्राइटर आप अच्छे से समझ चुके हो, पार्टनरशिप आप जानते हो, ज्वाइंट हिंदू फैमिली आप जानते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हमने पढ़ लिया जिसमें सब लोग मिलके काम करते हैं। कोऑपरेटिव ज्यादा से कम 10 लोग होते हैं, ज्यादा कोई लिमिट नहीं है। कंपनी भी मैंने प्राइवेट पब्लिक दोनों समझा दिया आपको, और मल्टीनेशनल कंपनी भी हम पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर है। अगली बार से आपसे कोई पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चार्ट एकदम दिमाग में बिठा लीजिए और नोटबुक में भी बना लेना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर की। इस चैप्टर में हम पब्लिक सेक्टर का ही पढ़ेंगे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एक होता है, एक स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता है, और एक हमारा गवर्नमेंट कंपनी होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप देखो स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जैसे हमारा बैंक हो गया, ये स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन में आता है। हमारी रेलवे हो गई, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आती है। और पब्लिक सेक्टर में जो भी आप पढ़ोगे ये सब सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सरकार का इस पे पूरा कंट्रोल होता है, या फिर 50% से ज्यादा कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास। स्टार्ट करें अब देखो सबसे पहले आता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। क्या होते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस? देखिए, एंटरप्राइजेस ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ। कोई भी एंटरप्राइज जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इज इट क्लियर? यस सर। यस।
इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है सोसाइटी को सर्विस देना। मतलब इसका मेन काम क्या होता है कि किसी भी तरह से सोसाइटी को सर्विसेज दिए जाएं। जैसे आप देखो रेलवे, रेलवे देखो कितना सोसाइटी को मदद करती है। एक दिन में रेलवे कितने लोगों को यात्रा करवाती है, कोई बताएगा? 80,000। एवरेज, हाँ, करोड़ों में है बेटा, करोड़ों लोगों को। हाँ, हाँ। इतने तो कई देश में जनसंख्या नहीं है जितना हमारी रेलवे रोज ट्रेन में लेके घूम रही है ना। इतने में तो कई देश आ जाएंगे। ठीक है, इतनी जनसंख्या नहीं है कई देशों। तो अब देख लो इंडिया कितना भयंकर विस्फोटक कंट्री है। मतलब हमारी इंडियन गवर्नमेंट की जो रेलवेज है वो इतने लोगों को रोज लेके आ जा रही है जितना में तो कई देश में लोग नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के टक्कर दे देगी। ऑस्ट्रेलिया में कितनी पॉपुलेशन है पता है? अरे हाँ ना बोलो। सर नहीं, नो सर, पता। देखना पड़ेगा फिर तो। ये देखो एकदम लेटेस्ट फिगर निकल के आ रही है, देखो जरा कितने हैं। 2,58,00,000। ठीक है, यानी कि 2.5 करोड़। ठीक है, दिल्ली की जनसंख्या है 2 करोड़। इतना तो हरियाणा में। हरियाणा की होगी, सही कह रहे हो। ठीक है, तो अब आप ये देखो कितने लोग ट्रेवल करते हैं दिल्ली, है ना? पीपल ट्रेवलिंग बाय ट्रेन इन इंडिया ऑन एवरेज बेसिस। देख लेते हैं फिगर्स। ये देखो हाउ मच ट्रेन आ गया ना, हाउ मच पीपल आना चाहिए ना। बिलियंस करते हैं। और दिल्ली का अगर मैं देखूं तो ये देखो यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए 3.7 मिलियन पैसेंजर्स। कितने हो गए, ये गिनती करो। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। सर 10 लाख नहीं होते। तो कितने होते हैं आप बताओ? मैं तो 10 लाख ही जानता था। सर सर 10 करोड़ लाख के बाद में होता है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, यही होगा ना? नहीं यस सर। सर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 3.7 मिलियन पैसेंजर्स हैं लोकल ट्रेन में। ठीक है, ये लोकल ट्रेन है। एंड 2 मिलियन पैसेंजर्स ऑन द सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे। तो सबका गिनोगे तो कम से कम बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, पैसेंजर में अगर आप देखोगे तो 3.7 जोड़ लो और ये हो जाएगा 1.7 और जोड़ लो, 5.4 हो गया। और इसमें थोड़ा सा और जोड़ लो, यानी कि 7-8 मिलियन मान लेते हैं। तो इसको इंटू कर लो, ऑलमोस्ट करोड़ के पास आ गया। ठीक है, तो इतनी तो हमारी आबादी ट्रेवल करती है ट्रेन के थ्रू। तो पब्लिक सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं मतलब यही बताना चाह रहा हूँ कि पब्लिक सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जैसे रेलवे हो गई, LIC है, FCI है, पोस्ट ऑफिसेस हैं, ये सब हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में आते हैं। ठीक है, इसको कौन मैनेज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों। क्लियर हो गया पब्लिक सेक्टर? यस सर। यस सर। कौन बता रहा है क्या होते हैं पब्लिक सेक्टर? बताइए, देखता हूँ क्लियर कितना हुआ। सर हाँ, पब्लिक सेक्टर वो होता है जैसे गवर्नमेंट, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों मिलकर मैनेज करते हैं। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस है जो कंट्रोल की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या दोनों के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। देखिए प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन सी होती है? फर्म्स ओन्ड एंड कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय द प्राइवेट बिजनेस। जब कोई बिजनेस को प्राइवेट बिजनेसमैन कंट्रोल करता है तो उसको हम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं।
इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर वाले जो है प्रॉफिट कमाने की ताक में रहते हैं, और पब्लिक सेक्टर वाले जो है सर्विसेज देने की ताक में रहते हैं। ठीक है, दोनों। अभी आपने देखा होगा कोरोना जब हुआ था तो रेलवे ने सबको फ्री ऑफ कॉस्ट घर छोड़ा था कि नहीं? जितने मजदूर थे उनको फ्री में छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? यस सर। तो Yes, अगर sir. इमेजिन करो पब्लिक सेक्टर नहीं होती तो क्या हाल होती? क्या प्राइवेट सेक्टर वाले फ्री में छोड़ते? No, no, sir. तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का होना जरूरी है। देखो प्राइवेट सेक्टर वाले आपको सुविधाएं अच्छी देते हैं, ठीक है, फैसिलिटीज, दे प्रोवाइड गुड फैसिलिटीज, बट दे चार्ज मनी ऑल्सो, पैसा भी चार्ज करता है। एट द सेम टाइम पब्लिक सेक्टर भी अगर अच्छे से काम करती है तो अच्छी फैसिलिटीज जैसे देती है, जैसे रेलवे देखो बहुत अच्छी फैसिलिटी देती है। ठीक है, अगर आप रेलवे में ट्रेवल करे हो तो आपने देखा होगा बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी हैं। काफी ट्रेन में आपको आराम भी रहता है एज कम्पेयर टू बसेस, और सस्ता किराया भी है। ठीक है, इसमें इतना किराया है, इतना तो रेस्टोरेंट में हम खाते हैं उतने में हम गांव पहुंच जाते हैं। ठीक है, मतलब किराया काफी सस्ता आपको प्रोवाइड कराती है पब्लिक सेक्टर। तो देखिए टाइप्स। हाँ सर, जो ये टाटा कंपनी है तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों है सर ऐसे? प्राइवेट सेक्टर है बेटा टाटा। सर पर उसमें तो पब्लिक भी इन्वेस्ट करती है। देखो ऐसा है ना, टाटा की एक ब्रांच नहीं है, कई सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, टाटा कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो आप देखोगे टाटा के कुछ नहीं तो हजारों मिल जाएंगे, छोटे छोटे ब्रांचेस, बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी इसके अंडर में है। आप, मैं एक दिन पढ़ रहा था टाटा जो रतन टाटा जी हैं, मतलब ऑलमोस्ट उनका एवरेज निकाला गया तो कम से कम 360 दिन वो एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं। इतना मतलब 300 से थोड़ा ऊपर ही है, गलत निकल गया मुझसे, 300 से ज्यादा एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करते हैं। इमेजिन करो एक आदमी कितना बिजनेस होती होगी, कितना हैंडल करना होता है, ऑन एन एवरेज निकाला गया है। तो कितना बिजी रहते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग में पूरे कंपनी का पूरा डिस्कशन होता है कि इसको सीईओ रखना है, ये काम करना है, ये हम कंपनी को आगे ग्रोथ करेंगे, बढ़ाएंगे, नया नया प्लांट ओपन करेंगे, ये सब उसमें डिस्कस होता है। तो इतना हैंडल करना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, अब देखो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि सोल प्रोपराइटर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी याद रखना प्राइवेट सेक्टर में आती है। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में ये तीन है, इनको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। एक है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अभी। एक है पब्लिक कॉर्पोरेशन और एक है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो ये कौन सा किस में आता है जब हम डिस्कस करेंगे तो अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। कोई गेस करेगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है? सर क्या It से is- एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कंट्रोल हाँ, कर रहा गवर्नमेंट का? गलत है। सर कोई जिसमें और? सर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम होते हो, गलत है। तहसील हो गई। गलत। और कोई बच्चा मारो तुक्का। सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट, बहुत बढ़िया भाई। फॉरेस्ट, और जंगल। जो बिजनेस फॉरेस्ट के लिए हम दूसरी फर्म्स को अंडरटेक करते हैं वो है क्या? ये भी गलत है। मुझे जल्दी से टॉपिक स्टार्ट करना है। देखिए मैं बता, नहीं तो और कंफ्यूज हो जाएंगे सारे, नए नए चीज बता रहे हो तुम लोग। देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है ना, ये ऐसा अंडरटेकिंग है जो गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया गया। पहली बात दिमाग में बिठा दी, ये एक ऐसा अंडरटेकिंग है जो क्रिएट किया गया है सरकार के द्वारा, नंबर वन। नंबर टू, ये फाइनेंस और कंट्रोल किया जाता है सरकार के द्वारा, यानी कि इसके अंदर जितना भी पैसा लगेगा सारा का सारा पैसा सरकार देगी, और इसका सारा का सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में रहता है, बाहर का व्यक्ति कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक है, फिर तीसरा, मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल, इसका जो मैनेजमेंट होगा सरकारी कर्मचारियों के हाथ में रहेगा, मतलब इसको जो भी मैनेज करने वाले लोग होंगे ना वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट उनको चुनती है और वो लोग ही फैसला लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, और आखिरी, अंडर द कंट्रोल ऑफ अ मिनिस्टर,
अगर आप देखेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमेशा किसी मंत्री के कंट्रोल में रहेगा, किसी मिनिस्टर के कंट्रोल में। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हैं जो हमें याद रखना है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एक ऐसा अंडरटेकिंग है जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, सरकार इसमें पैसे लगाती है, पूरा का पूरा कंट्रोल सरकार करती है, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो लोग इसको मैनेज करते हैं, और सारा का सारा कंट्रोल मिनिस्टर के हाथ में रहता है। ठीक है, जैसे रेलवे, रेलवे जो है रेलवे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आती है। तो एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल्स हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ऑल इंडिया रेडियो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूरदर्शन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, इंडियन रेलवेज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्लियर हो गया सबको? सर इसकी डेफिनेशन तो बताई नहीं। डेफिनेशन यही है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर दोज अंडरटेकिंग्स व्हिच आर कंट्रोल्ड and managed by the government of India. All the finance is invested by the government of India, and there is a minister who has all the control on these types of undertaking. हो गया डेफिनेशन? सर Yes. इसमें हाँ, काम क्या क्या होता है इसमें, जैसे ये रेलवे का है? अब जैसे रेलवे का है, रेलवे का काम है ट्रेवल कराना, लोगों को सर्विसेज देना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो रेलवे क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुंचाती है, इसके लिए रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं, और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करना होता है तो रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो मुझे अपने गाँव जाना होता है तो मैं रेलवे का ही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि बहुत दूर है डिस्टेंस। यहाँ से 900 किलोमीटर अगर आपको जाना है, 850 to 900 किलोमीटर, तो आप या तो रेलवे का इस्तेमाल करेंगे, या एरोप्लेन का इस्तेमाल करेंगे, या बसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आप इंडियन रेलवे का इस्तेमाल करते हैं तो इंडियन रेलवे पूरी तरह से जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, और सरकार इसको चलाती है, और पैसे भी सरकार लेती है, और सरकार तय करती है कि क्या कितना किराया रहेगा। इसीलिए आप देखोगे रेलवे का किराया बहुत सस्ता है कि नहीं है? जो बच्चे जाते हैं ट्रेन से उन्होंने देखा होगा, सस्ते में आप पहुंच जाते हो। आ गया समझ में? सर यस। हाँ बोलो। सर हाँ, जो प्राइवेट होता है उस सीधे पेपर वर्क देखता है, और जो गवर्नमेंट होता है उसका पेपर वर्क कौन देखता है? इसका भी ऑडिटिंग होती है, रेलवे की भी ऑडिटिंग होती है, और इसका पेपर वर्क भी बनता है। ऑडिटर जनरल जो है ना हमारे इंडिया का, वो देखता है। सर कौन है? देखना पड़ेगा ऑडिटर जनरल इस समय कौन है, देखना है, देख सर लेते जो हैं। मिनिस्टर रहते हैं, इनके जो हाँ, प्रॉपर्टी और वगैरह है उसको ऑडिट करने वाला कोई नहीं आता? वही तो होता है ऑडिटर जनरल। ये ऑडिट कर सकता है किसी भी चीज को जिस पे भी इसको डाउट हो। सर लेकिन फिर भी वे घपला कर देते हैं तो भुगतते भी तो हैं। ठीक है, अब घपला करने के लिए तो आप नहीं रोक सकते ना उनको, लेकिन उसका सजा भी मिलती है उनको। ठीक है, नाम देखना है कौन है। ये रहे देखो, जीसी मुर्मू, इस समय ऑडिटर जनरल ये हैं हमारे। ठीक है, मिल गया। यस सर। 8 अगस्त 2020 में इन्होंने ऑफिस में बैठे। ठीक है, और ये एक आईएएस अधिकारी हैं। 8 अगस्त 2020 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, इनको प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया। बहुत पावरफुल पोस्ट है, बहुत बहुत पावरफुल पोस्ट। तो याद रहेगा नाम, क्या नाम है? क्या? मुर्मू। हाँ, ठीक है, आईएएस अधिकारी थे ये। और इनके पास पावर है चेक करने की। अब जैसे मान लो इंडियन रेलवे में कुछ घपला हो रहा है, तो ये ऑडिट में देख सकते कि क्या फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, और उसको चेक करेंगे। तो ऑडिटिंग होती है, इसमें जल्दी चीटिंग होती नहीं है, और अगर होगी तो पकड़े जाने पे मिनिस्टर को हटना भी पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझते हैं। देखो, इसको समझोगे तभी जाके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में पता चलेगा। सबसे पहला, फंडिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सरकार के द्वारा बनाया जाता है,
तो जो भी इसमें रेवेन्यू है, जो भी मतलब रेवेन्यू का मतलब है जो भी रेलवे कमाती है ना, वो सारा का सारा पैसा सरकार के खजाने में चला जाता है। अब कई बच्चों को लगता होगा कि रेलवे कमा के अपने जेब में रख लेती है, नहीं। रेलवे से जो भी कमाई होती है वो सारी की सारी कमाई ले जाके, और वो लोग क्या करते हैं, रेलवे की, ये गवर्नमेंट की ट्रेजरी है, गवर्नमेंट की हम बोलते हैं ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट, वहां पे जाके ये पैसे सारे जमा हो जाते हैं। और जब हर साल बजट पास होता है ना, तो बजट वाले दिन रेलवे को कितने पैसे की जरूरत है इसी ट्रेजरी में से निकाल के दिया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि रेलवे जितना कमा रही है उतना ही उसको फंडिंग किया जाए, उससे ज्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? यस सर। यस सर। तो पहला ये फीचर, अपने हाँ शेयर गेट किया। हाँ, आईआरसीटीसी के शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है। आईआरसीटीसी मतलब जो है ये खाना वाना खिलाने का काम करती है, मैं बाद में बताऊंगा, इसके शेयर्स मिल जाते हैं आजकल, लेकिन प्राइवेट उसमें निकाला है इस वजह से मिलते हैं शेयर्स। 3 गुना 4 गुना शेयर्स हो गए आईआरसीटीसी के, बहुत ज्यादा पॉपुलर शेयर्स हैं, क्योंकि रेलवे अच्छा कर रही है इस समय। पहले मेन चीज पूरा पहले फीचर समझ लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। देखो इसमें क्या है कि पहला फीचर ये है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, कि इसकी जो फंडिंग होती है ना, जो भी रेलवे की कमाई होती है, द मनी रिसीव्ड बाय द रेलवे, all the amount is deposited into the treasury of the government, and it is the responsibility of the government to give financial budget रेलवे बनाती है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। तो आपने देखा होगा रेलवे मिनिस्टर बजट अनाउंस करते हैं कि हम और इतने सारे ट्रेन चलाएंगे और नए नए रेलवे स्टेशन खोलेंगे, बुलेट ट्रेन बनेगी, बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है, पता है ना आपको? यस सर। तो बुलेट ट्रेन के पैसे कहाँ से आएंगे? बुलेट ट्रेन के पैसे रेलवे के पैसे से नहीं आए हैं, बुलेट ट्रेन के पैसे जो है ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट से आए हैं, गवर्नमेंट उसको एलोकेट कर रही है, और बहुत लार्ज स्केल पे बन रहा है, मतलब बुलेट का काम चल रहा है। जापान की कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, पहले चाइना वाले थे लेकिन उनको हटा दिया इंडिया ने, और अभी कर रखा है जापान की कंपनी, तो जापान की कंपनी बना रही है बुलेट ट्रेन, ठीक है। और अलग अलग रूट्स पे बन रहे हैं, अभी फिलहाल तो अहमदाबाद वाला रूट जो है, अहमदाबाद टू दिल्ली है शायद, वो वाले रूट पे काम चल रहा है, मुंबई टू अहमदाबाद, ये वाले रूट पे चल रहा है। और भी बहुत सारे रूट हैं, देखना पड़ेगा मुझे एग्जैक्टली, अब दिमाग से उतर गया है सब। एक तो बनारस वाला सर रूट है, इसमें भी है। हाँ सर, अधिकतर ट्रेन मुंबई से निकलती है। बेटा, देखा जाता है ना कि कहाँ कितनी पॉपुलेशन है, अब ज्यादा लोग जहाँ से जाएंगे वहीं से तो ट्रेन रखी जाएगी ना। अब आप बीहड़ एरिया में थोड़ी ना ट्रेन निकालोगे जहाँ 10 आदमी बैठे हैं खाली। आपको ट्रेन का लोकेशन ऐसे करना पड़ता है कि कितने डिमांड है, कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, वर्कर्स आते हैं, जॉब के लिए लोग आते हैं अलग अलग गाँव से दूसरी जगह, और कैपिटल है, तो यहाँ ट्रेन ज्यादा होंगी, तो इसलिए आप देखो रेलवे स्टेशन कितने हैं दिल्ली में, बहुत सारे रेलवे स्टेशन है। एक तो दिल्ली कैंट में है, एक न्यू दिल्ली है, एक ओल्ड दिल्ली है, एक आनंद विहार है। अब आप 4 तो मैंने ही गिना दिया आपको, और बाकी चुंगू मुंगू स्टेशन है ही, ठीक है। यस यस सर। इतने सारे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए तो चाहिए ना रेलवे स्टेशन बहुत सारे। तो मैं कुल मिला के पहला फीचर यही है कि इसकी जो फंडिंग है आपने समझ ली होगी। दूसरा ऑडिट एंड कंट्रोल। देखो हमेशा जो है इस तरह के जो जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, चाहे वो दूरदर्शन हो, चाहे वो हमारा ऑल इंडिया रेडियो हो, या फिर अपनी रेलवेज हो, इन सब का ऑडिट होता है, और गवर्नमेंट करवाती है ऑडिटिंग का, ठीक है। अगर ये कोई धांधली करेंगे, फ्रॉड करेंगे, तो ऑडिट के दौरान ऑडिटर जनरल पकड़ लेगा। जैसे मान लो अभी कोरोना के समय बहुत सारे वर्कर्स को इन्होंने ट्रेन से भेजा, ठीक है, तो उसमें कितना खर्चा लगा, कितना मतलब नुकसान हुआ, वो सब उसमें अगर कोई फ्रॉड करेगा तो ऑडिटर जनरल के अगर नॉलेज में आ गया तो मंत्री की गद्दी साफ हो जाएगी, और साथ में जो जो एम्प्लॉय उसमें शामिल होंगे उन पे भी खतरा आएगा, ठीक है। तो ये इसकी ऑडिट होती है और प्रॉपर तरीके से इसका कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। आई होप समझ में आ गया होगा। छोटी छोटी चीजें यस। देखी जाती हैं, बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे मान लो आप इंजन, आपने नोटिस किया होगा जो रेलवे का इंजन है हर समय ऑन रहता है, देखा है स्टेशन पे? कई बार देखा होगा आपने, ये जो मालगाड़ी होती है इनका इंजन 8-8 घंटे 10-10 घंटे मैंने देखा चलता रहेगा। जब तक मालगाड़ी खड़ी रहेगी 2-2 घंटे तो ऑन ही रहेगा, उसको बंद नहीं करते। पता है क्यों? सर, वो बंद पड़ जाता। देर लगती होगी। बंद कर देंगे ना तो स्टार्ट करने में 99 लीटर से लेके 100 लीटर तक तेल लेता है वो डीजल, स्टार्ट होने में खाली।
और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि पहली बार में स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है 2-3 बार नौटंकी करे वो। तो सोच लो कितने तेल वेस्ट होगा। तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है ऊपर से कि भाई इंजन को हमें बंद करना है, ऊपर से ऑर्डर आएगा स्टेशन मास्टर, फिर स्टेशन मास्टर ड्राइवर को बताएगा, तब जाके उसका इंजन ऑफ किया जाता है। क्यों? अगर ऐसे नहीं करोगे तो ऑडिट में पकड़े जाओगे, इतना तेल खर्च हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब फंसने का डर है। तो ऑडिट एंड कंट्रोल इसका एक फीचर है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जितने होते हैं सबका ऑडिटिंग कराया जाता है और सबका कंट्रोल सरकार के हाथ में। क्लियर हो गया सबको? वो कभी बंद नहीं करते? नहीं, बंद करते हैं परमिशन लेके, ऐसे नहीं बंद करते। मैं पहले कई बार सोचता था, छोटा था तो भाई ये इंजन बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, तेल लग रहा है। 2-2 3-3 घंटे देखा मैंने खड़े, वो कोई स्टेशन पे ही कहीं खड़ा हो जाएगा और चलता रहेगा, ठीक है, वो कोई बंद करने वाला नहीं है उसको। बाद में पता चला इसमें ऑयल बहुत लगता है। तो उस समय इतना गूगल वूगल तो था नहीं कुछ, तो दोस्तों से ही पूछते थे। तो फ्रेंड था एक मेरा, उसके फादर रेलवे में थे, मैंने पूछा उससे, उसने बोला यार पूछ के बताता हूँ। पूछा तो बताया उन्होंने कि भाई 100 लीटर खाता है। अजीब सा लगा हमें, भाई इतना खाता है। अब तो आप गूगल पे चेक भी कर सकते हो, पहले तो पूछना ही पड़ता था लोगों से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एम्प्लॉयज। देखिए तीसरा इसका फीचर ये है कि एम्प्लॉयज आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। हमेशा याद रखना, जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं इनफैक्ट, उसमें हमेशा आपको जो एम्प्लॉयज मिलेंगे वो सर्वेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जैसे आईएएस ऑफिसर, ठीक है, आईपीएस, ये सब मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जैसे, देखिए तो ऑफिसर्स ही इसके एम्प्लॉयज होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल। देखो इसका जो कंट्रोल है ना, मिनिस्ट्री के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। जो भी रेलवे का मिनिस्टर होगा या दूरदर्शन या आप पोस्टल सर्विसेज, यही लोग इनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इनका सारा का सारा कंट्रोल जो है कंसर्न मिनिस्ट्री के हाथ में होता है, और जो मिनिस्टर, उसका कंसर्न मिनिस्टर होगा, वही इसको पूरा कंट्रोल करेगा, वही अनाउंस करेगा, उसी की जिम्मेवारी होगी। अगर कोई कमी आती है, गलतियां होती हैं, तो वही सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। फिर एक आता है अकाउंटेबिलिटी। देखो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। तो अभी इसमें क्या है, मान लो कल को रेलवे में कुछ भी घटना घट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसकी जो जवाबदेही होगी, वो जो वहां का मिनिस्टर है जो उसका, वही उसी की जवाबदेही होती है। देयर इज अ डायरेक्ट पार्लियामेंट कंट्रोल। इसका जो कंट्रोल है सीधा पार्लियामेंट से होता है, और इसकी परफॉर्मेंस जो है इसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। तो आप देखेंगे रेलवे के ऊपर कई बार चर्चा चलती है, तो डिस्कशन होता है। पहले लालू यादव थे जब, तो बहुत डिस्कशन होता था। कोई बोलेगा कि ट्रेन में खचाखच लोग भर के जाते हैं, बैठने की जगह नहीं होती, फिर मंत्री उसका जवाब देता है कि कितनी नई ट्रेन चलवा रहा है, इसको करने के लिए क्या तरीके अपना रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन रेज होते हैं कि रेलवे अक्सर लेट होती है, तो गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है उसको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों लेट होती है, उसका बचने का, उससे सही करने का तरीका क्या ढूंढा गया है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कैसे ट्रैक्स नए नए बनाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों को वो समझाता है। अगर वहां पे, अगर मान लो पार्लियामेंट में अगर अच्छा आंसर नहीं दे पाया, लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, तो उसको रिजाइन करने के लिए भी बोला जा सकता है कि भाई आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो, आप गद्दी खाली करो, आप ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तो उसको हटना भी पड़ता है। आ रही है बात समझ में? तो अकाउंटेबिलिटी हमेशा जो है मिनिस्टर के पास होती है, और इसमें जो अकाउंटेबिलिटी है टुवर्ड्स द पार्लियामेंट है, इसको जवाब पार्लियामेंट को देना पड़ता है। और हम लोग जो है अपने आसपास के जो एमएलए हैं जो हमारे, उनसे हम अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे, वो हमारे क्वेश्चन को जाके रेज करेंगे कहाँ पे, पार्लियामेंट में, और फिर मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो हम लोगों ने यही 5 फीचर्स पढ़े हैं बेटा। मैं एक बार फिर से सारे फीचर्स बता देता हूँ जल्दी जल्दी, और क्लास ओवर करते हैं क्योंकि दूसरी क्लास भी लेनी है। तो देखो, सबसे पहले फीचर क्या है, पहली फीचर क्या है हमारी, कि ये पैसा जो है, जो भी कमाई होती है रेलवे की, सारा पैसा जो है गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा कराना पड़ता है। फीचर नंबर 1। दूसरी फीचर ये है कि ऑडिट और कंट्रोल होता है, एक ऑडिटर जनरल होता है, वो ऑडिट करते हैं, और हमेशा ये सरकार के ही होते हैं। अभी आपने अभी पढ़ा आईएएस ऑफिसर जो 8 अगस्त 2020 में अपॉइंट किए गए थे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और जिनको सॉरी सजेस्ट किए गए थे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, अपॉइंट किए गए थे प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसी तरह से एम्प्लॉई जो है इसके, जो है आईएएस ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, अधिकारी होते हैं। फिर कंट्रोल जो है मिनिस्टर के हाथ में होता है, सारा कंट्रोल वही करता है। जिम्मेवारी उसको पार्लियामेंट के प्रति डायरेक्ट कंट्रोल होता है, और उसको जवाबदेही देनी पड़ती है अगर कोई मिस्टेक हो रही है, गलती हो रही है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल। ठीक है स्टूडेंट्स?